कश्मीर की घाटी में आतंक और महबूबा मुफ्ती के बयान कोई नई बात नहीं है। आतंकवाद की दुकान से बाप और दादा ने रोटी खाई, अब महबूबा भी उसी दुकान का शटर उठाने की फिराक में एक बार फिर दिख रही है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज घाटी में युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इसीलिए उनके सामने हथियार उठाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए आतंकी कैंप में भी भर्तियां बढ़ने लगी है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। घाटी के आंकड़े कहते हैं कि 29 साल का अरसा घाटी में 40,000 लोगों की जिंदगी ले गया। इनमें 24,000 आतंकी और 7,000 जवान भी शामिल है। अगर 5 आतंकी मारे गए तो उनके बदले में एक सुरक्षाकर्मी की जान भी कश्मीर में गई। मौत का चक्र यही नहीं रुका, मौत का आंकड़ा दिनों दिन अपनी रफ्तार को तेज करता गया। परिणाम स्वरूप आतंकवादियों के साथ साथ नागरिक भी आतंकियों की गोली का शिकार हुए। अगर इस त्रासदी का गंभीरता से विश्लेषण करें तो पर्दे के पीछे घाटी के 5 या 7 परिवार ही दिखाई देंगे जो आज गुपकार गैंग बनाकर बैठे हैं। असल में समस्या क्या है, समस्या का मूल कारण क्या है, क्या वजह है जो महबूबा जैसे घाटी के नेता फिर से आतंक को जिंदा करना चाहते हैं? क्योंकि रोशनी एक्ट या रोशनी स्कीम जैसा नाम सुनकर अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये तो बिजली से जुड़ी कोई योजना होगी। जी नहीं, जम्मू कश्मीर में यह अंधेरगर्दी से जुड़े घोटाले का नाम है, जो रियल एस्टेट सेक्टर में सरकारी स्तर पर अरबों रुपए के घपले को अंजाम देने के लिए ये कानून लाया गया था। इस भूमि घोटाले के तहत इसमें तमाम आवंटन और प्रक्रियाएं निरस्त कर दी गई है और हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 25,000 करोड़ के सबसे बड़े घोटाले के तौर पर देखे जा रहे इस एक्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने इसकी CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। इस कारण इन सभी के पेट में मरोड़ है। CM फारूक अब्दुल्ला सरकार द्वारा 2001 में लाई गई इस स्कीम के तहत 1990 से हुए अतिक्रमणों को इस एक्ट के दायरे में कट ऑफ सेट किया गया था। अंधेर यह है कि जमीन को मार्केट वैल्यू के सिर्फ 20% दर पर ही सरकार ने कब्जादारों को सौंपा, यानी कुल मिलाकर इससे 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात सामने आई है। इसमें सबसे बड़ा अंधेर यह है कि अब्दुल्ला सरकार के बाद की सरकारों ने भी इसका जमकर फायदा उठाया, चाहे इसमें गुलाम नबी आज़ाद की सरकार रही हो या मुफ्ती की। हर उस व्यक्ति को फायदा पहुंचा जो मंत्रियों, कारोबारियों, नौकरशाहों, इन सब के रिश्तेदारों, करीबियों को ज़मीनें कौड़ी के भाव मिली। हसीब दरबू, महबूब बेग, मुश्ताक अहमद चाया, कृष्ण अमला, खुर्शीद अहमद, गनी और तनवीर जहान जैसे प्रभावशाली नाम भी इस लिस्ट में सामने आ चुके हैं। इस घोटाले की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि श्रीनगर शहर के बीचों बीच खिदमत ट्रस्ट के नाम से कांग्रेस के पास कीमती जमीन का मालिकाना हक पहुंचा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भव्य मुख्यालय तक ऐसी ही जमीन पर बना हुआ है, जो इस भूमि घोटाले से तकरीबन मुफ्त के दाम हथियाई गई है। यानी गैर कानूनी कानून बनाकर कैसे करोड़ों के वारे नारे किए जाते हैं, इसकी मिसाल बनी रोशनी स्कीम से जम्मू कश्मीर की कई सरकारों की जेबें भरी कांग्रेस, NC, PDP और जो भव्य इमारतें इनकी खड़ी है, अब उसके नीचे से जमीन खिसक रही है। इसी कारण नजरबंदी हटते ही कश्मीर के सभी दल एक जगह गुपकार घोषणा पत्र लेकर खड़े हो गए। तो इसका भी जवाब 1 साल पीछे मिल सकता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि कश्मीर के 3 परिवारों ने कश्मीर को जमकर लूटा। पूरे देश को पता है कि वे 3 परिवार कौन है। जन कल्याण का जो पैसा केंद्र से राज्य के लिए भेजा गया, उससे जनता का पूरा विकास नहीं हुआ, क्योंकि 370 की वजह से भ्रष्टाचार चलता रहा। ये पैसा कहाँ गया? इसी 370 को ढाल बनाकर भ्रष्टाचार करने का काम वहाँ के नेताओं ने खूब किया। असल में धारा 370 हटे कश्मीर से 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये एक अनुच्छेद नहीं बल्कि एक रोजगार का बड़ा पहले साधन भी था। हमेशा धारा 370 की आड़ में वहाँ आतंकवाद बढ़ता चला गया, लोगों को बरगलाया गया। परिणाम ये रहा कि वहाँ की जनता को गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। देश भर के बाकी राज्यों में आतंकवाद क्यों नहीं पनपा? क्योंकि वहाँ धारा 370 नहीं थी जो अलगाववाद का मूल पैदा करती थी। दिल्ली हमेशा से श्रीनगर को पैसा भेजती रही, लेकिन श्रीनगर से दिल्ली को हमेशा जवानों के पार्थिव शरीर और धमकियाँ ही मिलती रही। अब जब पिछले वर्ष दिल्ली और श्रीनगर के बीच 370 की दीवार गिर गई, तो ये लोग अब दोबारा उसी दीवार की चाह में साझा घोषणा पत्र जारी करके खड़े हो गए। आतंक को फिर से पैदा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं।
घाटी में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से जुड़े नेताओं की हत्या तक की जा रही है। लोगों में क्षोभ पैदा करके राज्य को फिर से मजहबी आग में झोंकना चाह रहे हैं। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे सभी दलों के नेताओं को न तो आज जम्मू कश्मीर की चिंता है और ना ही 370 की, बल्कि अब ये लोग केंद्रीय शासन में खुलने वाली फाइलों से परेशान हैं। उपराज्यपाल आते ही वहाँ ठंड में पसीने आने लगे हैं। अब फाइलें खुल रही है, परिणाम दिख रहा है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर का पुलिस बल आज सेना के साथ मिलकर आतंक से लड़ रहा है। सरपंच और पंचों के जरिए जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। केंद्रीय परियोजनाएं भी खूब हो रही है। युवा सरपंचों को महत्व दिया जा रहा है तथा सरपंचों को प्रतिमाह 2500 और पंचों को 1000 की प्रोत्साहन राशि भी दिए जाने की शुरुआत कर दी गई है। ग्राम पंचायतों के बही खाते की देखरेख के लिए 2000 से ज़्यादा अकाउंटेंट की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त पुल, सड़कें, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। अलगाववादियों की दुकानें बंद हो चुकी है तो इन लोगों को अब दोबारा अपनी राजनीति के लिए ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन है आतंक और अनुच्छेद 370, क्योंकि इसी अनुच्छेद 370 की आड़ में ये लोग फिर से युवाओं को मजहबी घुट्टी पिलाकर उनके हाथों से कलम लेकर बारूद थमा देना चाहते हैं। इसीलिए इनकी एकता का ये बेमेल घोषणा पत्र राज्य के विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी कट्टर मजहबी दुकानदारी का प्रमाण पत्र है। आतंक पर महबूबा का बयान अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का शोक पत्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।